नमस्कार। द रेनेसेंस आईएएस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी पर्सनालिटी के बारे में आपके सामने कुछ प्रश्न आते हैं तो उससे संबंधित कहानियों पर आप ज्यादा ध्यान न दें, बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दें। और जो कार्यों पर आप ध्यान देते हैं वो आपका अटेंशन समीक्षात्मक होना चाहिए। मतलब ये है कि उसको आप ये देखें कि उस कार्य को एक तरफ उसके कार्य को आप सामने रखो और एक तरफ खुद को खड़े रखो, और जो जिसमें आप भारत को रिप्रेजेंट करते हो, और देखो कि वो कार्य कितने हमारे लिए फायदेमंद हुए, कितने हमारे लिए नुकसान हुए, और नुकसान हुए तो कहां तक हुआ, फायदा हुआ तो कहां तक हुआ। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब आप प्रश्न का उत्तर राइट करें। इससे क्या होगा, आपका सोच बढ़ेगा, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, और प्रश्न जब एग्जामिनर आपका चेक करता है आंसर को, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, प्रश्न का आंसर लिखते समय आपने समीक्षा किया, और वैसे कंडीशन में आपका जो निष्कर्ष होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आज कल हमने आपको बताया था लॉर्ड लिटन के बारे में, तो आज जो प्रश्न हमने दिया है वो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। दोस्तों, एक चीज और ध्यान में रखना आप लोग, हमने रेनेसेंस आईएएस पॉइंट से एक एक्टिव बैच को अलग रखा है, और उस एक्टिव बैच में हम 10 से 15 स्टूडेंटों को रखेंगे, जिसमें कि उनका रिजल्ट वो टारगेटेड होंगे, और उनका रिजल्ट जो है हमें देना है 2021 में। हालांकि इसके लिए आपका सहयोग, आपका साथ बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कल यानी पिछले दिनों हमने लिटन के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से लिटन अपने कार्यों को करते हैं। आज मैंने जो प्रश्न आपको दिया है वो रिपन की विदेश नीति है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ रिपन। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बोथ पॉलिसीज, यानी कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन एंड एज वेल एज रिपन। तो दोनों चीजों के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि लॉर्ड लिटन जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के डिजरेली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वहीं पर लॉर्ड रिपन ग्लैडस्टोन की उदारवादी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो आप एक चीज देख सकते हैं, दोनों में अगर आप तुलनात्मक अध्ययन देखें तो एक पॉइंट आप देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जहां लिटन अग्रगामी नीति का अनुसरण करते हैं, वहीं पर लॉर्ड रिपन उदारवादी नीति का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बहुत इधर उधर न जाकर के डायरेक्ट टू द पॉइंट अगर आते हैं, तो रिपन की फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर आप अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि जिस परिप्रेक्ष्य में रिपन भारत आते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड लिटन से जनता काफी नाखुश है, जनता में आक्रोश है, उनके हर कार्य के प्रति जनता में घृणा है, जनता उनको निंदा की दृष्टि से देख रही है, और वो यहाँ पर निंदनीय है। अब सवाल उठता है कि रिपन के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि सरकार को स्थिर रखते हुए यहाँ जनमानस में भी अपना प्रेम को बढ़ाना है। हालांकि अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि लॉर्ड रिपन भारत का पहला वायसराय था जिसके प्रति जनमानस में एक प्रेम उमड़ा, और जनता के मन में विश्वास आया कि नहीं, ये हमारे सच्चे हितैषी भी हैं। अब इनके फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर आप देखो तो सबसे पहला जो कंडीशन है जिसको लॉर्ड लिटन ने बड़ा ही उलझा कर रखे थे, और वो है अफगान नीति। अफगान नीति में हुआ क्या कि उन्होंने ये प्रतिबंध लगा दिया था अफगान में कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो काबुल में रखी जाएगी। अपने उदारवादी नीति के तहत जब रिपन आते हैं तो रिपन स्टेप लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, वहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उनके मन के विरुद्ध जो है रखें, अपने ब्रिटिश रेजिडेंट को वहां पर रखें। इसलिए ब्रिटिश रेजिडेंट को काबुल में रखने के लिए जो प्रतिबंध था उसको लॉर्ड रिपन ने हटा दिया। तो अफगानिस्तान के साथ ये पहला संबंध आप देखते हैं। जैसे ही उन्होंने हटाया, आप सोच सकते हैं कि जनमानस में उनके प्रति कैसी खुशी दौड़ी होगी। दूसरा अगर देखते हैं दोस्तों तो मैसूर नीति इनकी देखते हैं। जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं उनमें मैसूर की नीति देखते हैं
इसमें हुआ क्या कि 1831 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंग ने मैसूर को अपने अधिग्रहण में ले लिया और इस आधार पर लिया कि वहां पर कुप्रशासन है, कुव्यवस्था है। इस नीति का सच्चाई जानने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने एक कमिटी का गठन किया और उस कमिटी ने अपना एक निर्णय दिया जिसमें वहां का जो राजा था उसको निर्दोष साबित कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि जैसे ही राजा निर्दोष उठा तो फिर करेगा क्या? तो राजा का पहला काम होगा कि वो अपने राज्य की मांग करेगा। तो राजा ने वहां अपने राज्य की मांग करना शुरू कर दिया, लेकिन कंपनी उसकी मांग को ध्यान में नहीं रखी। आगे चलकर जब आप देखते हैं लॉरेंस आते हैं, तो लॉरेंस के समय में ऐसा कहा गया कि भाई उनके राज्य को लौटा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई, राजा डेथ कर गए और उनका जो नाबालिग पुत्र था वह राज्य करने के लायक अभी नहीं था। वैसे कंडीशन में आगे बढ़ते हैं और जब रिपन साहब आते हैं तो 1881 ईस्वी में रिपन ने मैसूर राज्य को वापस लौटा दिया। यह भी इनकी उदारवादी नीति का एक हिस्सा है। और वहां भी जैसे ही लॉर्ड रिपन ने वहां के राज्य को लौटा दिया तो वैसे कंडीशन में वहां भी जनता खुश हुई और वहां भी ये खुशी के पात्र बने और वहां भी ये निंदा के पात्र नहीं बने। जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनका कोल्हापुर से संबंध क्या है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, कोल्हापुर के बारे में हम लोग स्पेशल स्टडी आगे भी करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दूं कि कोल्हापुर शुरू से एक स्वतंत्र राज्य रहा था और हुआ ऐसा, एक घटना ऐसी घटती है जहां का राजा बाद में पागल हो जाता है। जैसे ही राजा पागल हुआ तो कंपनी ने उसको अधिग्रहित कर लिया। जब कंपनी अधिग्रहित कर लिया तो कोल्हापुर भी अब कंपनी के संरक्षण में आ गया। लेकिन लॉर्ड रिपन अपनी उदारवादी नीति के तहत जब आते हैं तो कोल्हापुर को भी वहां के राजा को लौटा देते हैं, यानी कि वहां भी ऐसा उनके कार्य करने से भारतीय खुश हुए। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, हमने लॉर्ड लिटन के बारे में जितने काम किए बताए आपको, जितने कार्य लॉर्ड लिटन ने किया, वहां लास्ट में निष्कर्ष हम लोग यही देते थे कि वहां भी जनमानस के अंदर, जनता के अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ देखिए इनके हर कार्य में आप देखेंगे कि जनता यानी भारतीय खुश होते हैं। अब अगला अगर देखते हैं आप निजाम के साथ संबंध, तो निजाम के साथ संबंध में आप देखेंगे कि 1882 में सलार जंग जो वहां के निजाम हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वहां पर रिपन ने, बिकॉज कि उनका जो उत्तराधिकारी थे वो अभी नाबालिग थे, वैसे कंडीशन में रिपन ने एक संरक्षण समिति का गठन किया और संरक्षण समिति का गठन करने के बाद वो उसी के अंतर्गत वहां का राज्य काज देखा जाने लगा। बाद में जो सलार जंग की विधवा थी उनके द्वारा गोद लिया गया बच्चा बालक जब बड़ा हुआ तो लॉर्ड रिपन ने 1883 में 1883 ईस्वी में उसे भी उसका राज्य लौटा दिया। दोस्तों, जब आप विदेश यानी विदेश नीति के बारे में अध्ययन करते हैं तो इतने पॉइंट को विदेश नीति में आपको इन्वॉल्व करना है। ये पॉइंट जो है आपके मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी काफी उपयोग है, जो जीएस पेपर का है। तो इसका आप अच्छे से इस वीडियो को देखकर अध्ययन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी इससे रिक्वेस्ट आपको हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये फॉरेन पॉलिसी है, अगली वीडियो में मैं आपको डोमेस्टिक पॉलिसी बताऊंगा और डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ ही मैं इसका मूल्यांकन कर दूंगा आपके सामने। तो आज आप फॉरेन पॉलिसी का ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।